तरफ लेके जाते हैं, उसका पतन करते हैं। हमारी किसी कार्य पद्धति के कारण जब संस्थान लगातार गिरावट की तरफ जाता है तो यही वास्तव में विकृति होती है। और इस मायने में मैं कह सकता हूं कि संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रस्तुत किया है कि 20 बेड से बढ़कर के 1375 बेड का, और आज अनेक कार्यक्रमों का, अनेक ऐसे उपलब्धियों के लोकार्पण और भावी योजनाओं के शिलान्यास के लिए भी हम इस पंचम स्थापना दिवस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हैं। मैं सबसे पहले इन सभी उपलब्धियों के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और भविष्य के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी संस्थान के प्रति व्यक्त करता हूं। ये जीवन की स्थिति तो वैसी ही है, किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है। क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। और इस मामले में आपके संस्थान ने अच्छी प्रगति इसलिए भी हासिल की है। आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 टॉप के चिकित्सा संस्थान है, जिसमें KGMU 110 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका है, तो स्वाभाविक रूप से वह तो आगे रहेगा ही रहेगा। SGPGI वह भी कमोवेश 4 दशक पुराना है, लेकिन आप लोग 5 वर्ष में या 19 वर्ष में एक लंबी छलांग लगा करके प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी में आपने नंबर 3 के स्थान के साथ तीसरे 3 टॉप के जो संस्थान है, टॉप 3 में हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक चुनौतियां आती हैं, लेकिन टीम वर्क होता है, कार्य करने का जज्बा होता है, तो वह लोगों के मन में एक नई उत्साह का संचार करता है। आपके लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि
यह संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले आरएमएल में आता है, सबसे पहले यहीं पे आता है, फिर यहां से केजीएमयू या एसजीपीजीआई की तरफ फिर वो रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहां के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है, और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा, देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहां से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के इन 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था हमारे पास, कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य सुविधा नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी। हमने पहला पेशेंट जब आगरा में और नोएडा में देखने को मिला तो हम लोगों ने उनके सैंपल जांच करने के लिए सफदरजंग और एम्स दिल्ली में भेजे थे, एनआईवी पुणे को भेजा था, और धीरे धीरे करके हमने यहां विकसित करने प्रारंभ किए। पहले कम से कम यहां पे सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करना प्रारंभ कर लें, फिर देखें यहां सुविधाएं क्या चाहिए। हम लोगों ने जब देखा था 36 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, एक भी नहीं था, ट्रेन्ड मैन पावर नहीं थी। कैसे होना है? और उस समय उत्तर प्रदेश ने कुछ मॉडल भी गढ़े, वर्चुअल आईसीयू भी चल सकता है, और इन 3 संस्थानों ने सफलतापूर्वक चलाया था। एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल ने, जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से मरीज को इसके बारे में वहां पर मरीज को बेहतर राहत देने, जो लोग वहां पर ट्रेन्ड मैन पावर हमने यहां से भेजा था, जो मास्टर ट्रेनर यहां पे ट्रेनिंग लिए थे, उन लोगों ने वहां पर जाकर के कार्य किया, और अगर कोई समस्या आती थी तो प्रतिदिन सायंकाल ये तीनों संस्थान एक साथ उन संस्थानों के साथ, उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ या कोविड हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ते थे और वहां पर उनको गाइड करते थे। कोई समस्या होती थी तो फिजिकली वहां पहुंच करके उनको मार्गदर्शन करती थी। हमारा मॉडल सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर एक महामारी को मात दी जा सकती है तो कोई कारण नहीं कि हॉस्पिटल और बड़े बड़े संस्थान के अंदर जो भीड़ है, इस भीड़ को हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके रोक न सकते हो, कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा
दूर दराज के क्षेत्रों में पीएचसी में, सीएचसी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा करके पेशेंट की स्क्रीनिंग के कार्य को हम उस स्टेज पे भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्वयं भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जब हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं भी आपकी एनुअल रिपोर्ट देख रहा था और मुझे अच्छा लगा। एनुअल रिपोर्ट है काफी मोटी और साल भर की आपने बनाई है। हर एक इवेंट को उसमें आपने इकट्ठा करके रख दिया, लेकिन आपने शुरुआत की है कि दुनिया को पहला सर्जन किसी ने दिया तो भारत ने दिया था, सुश्रुत के रूप में। हम सुश्रुत को भूल गए। आपने उसमें आयुर्वेद के जनक चरक का भी उल्लेख किया है। अच्छा है, चरक और सुश्रुत ये भारत की देन है दुनिया के लोगों की आरोग्यता के लिए। अनेक ऐसे वैद्य, ऐसे चिकित्सक, ऐसे सर्जन भारत ने दुनिया को दिए जो समय के अनुरूप हम उस गति को बनाए नहीं रख पाए। हमारे ही ज्ञान को और हमारी ही विरासत को लोगों ने अडॉप्ट करके आज हमको ही अपना पिछलग्गू बना दिया है। कारण है केस स्टडी के रूप में हम लोग अपने यहां किसी भी कार्यक्रम को लेने में संकोच करते हैं। आपके पास जितने नंबर ऑफ पेशेंट हैं, अगर आप इन सब पे लिखने की आदत डालना प्रारंभ करेंगे, उनके लक्षणों के आधार पर, उनकी परिस्थितियों के आधार पर, बहुत अच्छी केस स्टडी आपकी तैयार हो सकती है। और आप बता सकते हैं उन क्षेत्रों में कहां, किन क्षेत्रों में कौन सी बीमारी कब होती है, उसके उपचार के लिए, वहां पे बचाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो स्क्रीनिंग की एक प्रक्रिया वहां पर भी आपके माध्यम से, उस केस स्टडी के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। अरे मानवता के कल्याण का मार्ग बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं जिसके लिए यह सीजन 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक का जो सीजन होता था, यह उनके लिए अत्यंत भयावह होता था। हर मां, हर परिवार का अभिभावक अपने नवजात शिशु के जीवन के लिए चिंतित रहती थी। पता नहीं किसके घर में यह बीमारी आ जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के कारण। 1977 से लेकर 2017 तक यह बीमारी आती थी। वहां का नवजात शिशु, वहां के बालक इसकी चपेट में आते थे। न शासन की कान में जूं रेंगता था और न ही प्रशासन को इन सब के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता होती थी। लोग आते थे, चेहरे पर उनकी कोई मुस्कान नहीं होती थी, बुझा हुआ चेहरा। लोगों के मन में एक भय होती थी, एक आशंका होती थी, पता नहीं क्या हो जाए। और उनको आने में इतनी देर लगती थी कि वे भी जानते थे परिणाम क्या होने वाला है। या तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर किसी कारण से डॉक्टरों ने बड़ी कृपा कर ली, बच्चा बच भी गया, तो ये बच्चा दिव्यांग होगा, जीवन भर के लिए समस्या बनेगा। यह स्थिति होती थी। और मुझे इस बारे में संतुष्टि होती है
कि जब टीम वर्क ने काम करना प्रारंभ किया, हम लोगों ने लक्षण को देखे, केस स्टडी करवाई, क्या कारण है, ढूंढो भाई इसके बारे में, काम करो। और अगले 17 में, अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरे वर्ष में हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, आज जब मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं, तो मुझे एक बात की संतुष्टि होती है। मैं पूछता हूं क्या स्थिति है इंसेफ्लाइटिस की, तो मुझे संस्थान से भी जानकारी मिलती है, पब्लिक से भी जानकारी मिलती है कि बीमारी नहीं है, बीमारी समाप्त। ये अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है, अन्य मामलों में भी हम कर सकते हैं। हमने सावधानी बरती, स्वास्थ्य केंद्रों को भी ठीक किया, मेडिकल कॉलेजेस को भी ठीक किए। महिला और बाल विकास विभाग ने भी पोषाहार के कार्यक्रमों को बेहतरीन किया। स्वच्छता के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई। लोगों को इन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि जो सीजन लोगों के लिए भय और दहशत भरा होता था, आज वहां पे उत्साह और उमंग का होता है। अच्छी बारिश हो रही है, लोगों की खेतों में फसल लहलहा रही है, बीमारी का कोई भय नहीं, व्यक्ति सावधानी बरतता है और निसंकोच होकर के अपने उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तैयारी के साथ आगामी पर्व और त्योहारों के लिए जुटता है। सरकार चाहे तो किसी के चेहरे पर खुशहाली ला सकती है। यह उदाहरण है और उस उदाहरण का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य विभाग बना था। नेतृत्व तो स्वास्थ्य विभाग ने दिया था, नोडल विभाग हमने स्वास्थ्य विभाग को बनाया था कि हम सबको इसके लिए तैयार करना है। सभी लोग मिलकर के एक साथ फोकस्ड कार्रवाई हुई। परिणाम क्या था? रिजल्ट हमारे हाथों में था। और यह कार्य हम हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा आज यहां पर संस्थान ने एडवांस्ड न्यूरो साइंसेस सेंटर के भवन का भी और यहां पर अन्य सुविधाओं के कार्यक्रमों का भी लोकार्पण किया है। खासतौर पर जो गामा नाइफ मशीन के बारे में भी, 44 करोड़ की मशीन है। मैं पिछले 5 साल से पीछे पड़ा हूं संस्थान के, इस मशीन को ले आओ, आपके पास इसके एक्सपर्ट हैं। इसका लाभ ब्रेन ट्यूमर में और ब्रेन से जुड़ी हुई उन तमाम बीमारियों में उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल जाएगा। और मैं धन्यवाद दूंगा, देर आए दुरुस्त आए, ये गामा नाइफ यहां पे आने जा रही है और पहला संस्थान बनने जा रहा है आपका आरएमएल, जो गामा नाइफ मशीन को यहां पे लेके आ रहा है। इसके साथ ही संस्थान ने भवनों को आपस में जोड़ने के लिए एक यहां पे फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया, जिसका आज लोकार्पण हो चुका है। एडवांस न्यूरो साइंसेस सेंटर की भी संस्थान के न्यू ब्लॉक के लोकार्पण का कार्यक्रम किया है। लगभग 34.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चर थिएटर और कैफेटेरिया 10 करोड़ की लागत से, और साथ ही यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गौर के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, ये सभी आपने निर्माण करके और आज इसके लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया है। तो हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स दोनों के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज के लिए भी आज उनके स्वयं के एकेडमिक भवन के लिए भी आप लोगों ने शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है। यानी अगर हम समय के साथ चलेंगे, देश और दुनिया के अंदर जो अच्छा हो रहा है उसको तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन हम भी अपने तरफ से कुछ करना प्रारंभ करें।
देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर लोगों ने उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। अभी मुझे पिछले दिनों आईआईटी कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने मेडटेक पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को वहां पे विकसित करना शुरू किया है। अब आईआईटी कानपुर उस पे काम कर रहा है। अगर हम भी किसी अच्छे तकनीकी संस्थान के साथ मिल करके इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करेंगे, हम भी काम करना प्रारंभ करेंगे, हम बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि मेडिकल डिवाइस के फील्ड में बहुत संभावना है। फार्मा पार्क में बेहतरीन संभावनाएं हैं, बेहतरीन संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और उत्तर प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना अथॉरिटी के पास कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। फार्मा पार्क हमारा ललितपुर जनपद में बन रहा है, हमने वहां पे अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। हमें उस दिशा में अपने आप को भी तैयार करना होगा। इन संस्थानों की भूमिका क्या हो सकती है, कैसे हमें उसमें गाइड करना है, ये सभी चीजें जब एक साथ चलेंगे तो परिणाम आएंगे, निश्चित ही परिणाम आएंगे। और उस परिणाम के लिए हमें एक साथ मिलकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि संस्थान ने जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है, पिछले 5 वर्ष में जो तीव्रता आई है और 19 वर्ष की अपनी इस यात्रा में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, ये सराहनीय है। लेकिन इसमें बहुत सारी गुंजाइश अभी बाकी है और उसको हमें आज के समय में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। एक पक्ष यह आपका जो जितना अधिक आप इस फील्ड में शोध कर पाएंगे, नए नए शोध को समाज के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, वह उतना ही आपकी छवि में निखार लाएगा। और दूसरा है आने वाले मरीज के साथ और उसके परिजन के साथ बेहतरीन व्यवहार। देखिए, हम मानते हैं जब कोई मरीज आता है उसको बहुत पता नहीं होता है, क्योंकि वह तब मनुष्य बीमार केवल शारीरिक रूप से नहीं होता है, शरीर की एक पीड़ा उसको मानसिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी कमजोर करती है। तो कहीं ना कहीं वह प्रतिक्रिया आवेश और गुस्से के रूप में सामने देखने को मिलेगा। अचानक उसका बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, आवेश में होगा, गुस्से में होगा। उस गुस्से की चपेट में सबसे पहले उसका परिजन आता है और परिजन के बाद फिर सामने कोई भी डॉक्टर है, कोई नर्सिंग स्टाफ है, कोई पैरामेडिक्स है या कोई भी है, ये सभी लोग उसके चपेट में आते हैं। अगर हम उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और सुन करके उसके गुस्से को भी हमने चुपचाप ये मान के चल लिया कि भाई देखो ये बीमारी का पार्ट है, उसका व्यवहार का पार्ट नहीं है, ये बीमारी का हिस्सा है, और इसी गुस्से को जिस दिन आप शांत कर लेंगे अपने व्यवहार से, तो मान के चलिए कि बीमारी पे आधी विजय आपने प्राप्त कर ली है, बीमारी पे आधी विजय आपने प्राप्त कर ली है और पेशेंट की रिकवरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका व्यवहार उसके अंतःकरण में एक विश्वास पैदा कर देगा। व्यक्ति के अंतःकरण में अगर विश्वास है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मान के चलिए कि कितनी भी गंभीर बीमारी होगी जरूर स्वस्थ हो जाएगा। अगर आंतरिक रूप से आपके व्यवहार के कारण टूटा, कितना भी आप उसको उपचार करते रहिए, फिर उसका ठीक होना, रिकवरी उसकी होना बहुत कठिन हो जाता है।
और उसको आप बहुत सारी परिभाषाएं दे देते हैं। आप फिर उसके बाद आप उसको कहते हैं साहब इसमें इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन सबसे बड़ा इन्फेक्शन तो व्यवहार का इन्फेक्शन है। इस व्यवहार के इन्फेक्शन को पहले ठीक करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा जैसे आप उसका चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं भाई आप पेशेंट थोड़ा बहुत रिकवरी उसकी कमजोर है, आप थोड़ा इसको प्लेस चेंज कर दीजिए। प्लेस चेंज करने का मतलब वहां पे कुछ व्यवहार उसके साथ ठीक हो जाए। तो आप देखते होंगे उसकी रिकवरी में तेजी के साथ सुधार होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, लेकिन हम लोग भी उन परिस्थितियों से गुजरते हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम में पब्लिक आती है, सामने जब उसका तमतमाता हुआ चेहरा हम देख करके अगर सोचने लग जाएंगे तो हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए उसका चेहरा तमतमाता हुआ न दिखाई दे, हम लोग उसको पहले चेयर पे बिठाते हैं और फिर उसके सामने खड़े होकर के जाते हैं एक तरफ से और कहते हैं भाई बताइए आप। लोकतंत्र में उसका अधिकार भी है। लोकतंत्र में जनता तो जनार्दन है। हम उसके पास जाकर के एप्लीकेशन लेते हैं, वो बहुत कुछ बोलता है। हम लोग जब जवाब नहीं देते हैं तो अगली बार वो कहते, फिर उसके साथ ही हम देखते हैं 2 मिनट के अंदर वो कहता साहब गलती हो गई, मैंने गलती से बोला है। हम उसको बोलते हैं भाई आपकी समस्या का समाधान होगा, चिंता मत करो, ये हमारी ड्यूटी है, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है किसी स्तर पर लापरवाही हुई हो, उसका हम समाधान निकालेंगे, लेकिन हम आपको मना नहीं कर सकते। हां, कुछ मामले सब जुडिस होते हैं, न्यायालय में मामले विचाराधीन है, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। आपको वहां पैरवी करनी होगी। आपके पास पैरवी के लिए कोई नहीं है, आप हमें बताइए, हम सरकारी वकील लगाएंगे, हम उनको बोलेंगे कि भाई आपकी पैरवी कर लें। लेकिन हम न्यायालय के मामलों में सीधे कोई प्रशासनिक आदेश कोई भी मान्य नहीं होगा। और आपको इन चीजों को देखना होगा, दोषा मेरिट देखनी होगी। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आएगा, मेरे पास जो पेशेंट आ रहा है वह तो अपनी ही बात को बोलेगा, लेकिन आपके पास जो पेशेंट आता है वास्तव में पीड़ित होता है। मेरे पास जो आएगा यह आवश्यक नहीं कि वो पीड़ित ही है। अब जैसे इस समय पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं तो शिकायतें भी बहुत ज्यादा शुरू हो गई हैं। साहब उसका जांच करवा दीजिए, वहां जांच करा दो। मैं उनसे कहता हूं 4 साल क्यों चुपचाप बैठे हुए थे? बहुत बार ये लगता है कि हमें बोलना नहीं चाहिए, एप्लीकेशन ले लेते हैं, ठीक है भैया आपने ध्यान आकर्षित किया, आपको धन्यवाद। वो ज्यादा जिरह करता तो उससे पूछते अच्छा बताओ ये 4 साल में कभी आपने कोई एप्लीकेशन दिया? उसने कहा नहीं साहब चुनाव का इंतजार कर रहे थे। तो हमने कहा चुनाव का इंतजार कर रहे तो हमारे भी चुनाव का इंतजार कर लीजिए भाई, अब जाइए। अब ये उसको जवाब देना पड़ता फिर, लेकिन ये वास्तविकता है। हमारा व्यवहार पेशेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और उसके लिए मैं आप सबसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि हमें अपने संस्थान के अंदर उस प्रकार का वातावरण देना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम कर लें। पेशेंट आए, एक ड्यूटी लगाओ, कोई भी पेशेंट आया चल फिर नहीं पा रहा है, वहां पे कोई वार्ड बॉय या कोई पैरामेडिक्स ऐसा हो जो उसको देख सकें, वहां पे व्हील चेयर मिल जाए, वहां पे स्ट्रेचर उपलब्ध हो। किसी गरीब पेशेंट के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो एम्बुलेंस से हम उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर लें। कोई व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है तो उस पेशेंट के साथ हमारी सहानुभूति होती हुई दिखाई देनी चाहिए, दिखना चाहिए कि भाई हम उसके घर तक अगर बॉडी को पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। नहीं है, एक वाहन खरीदने में कितना पैसा लगता है, जहां हम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 12-15 लाख का एक नया वाहन खरीद करके हम अगर उस पेशेंट के घर तक, उस मरीज के घर तक उसकी बॉडी को पहुंचाने में योगदान कर दे रहे हैं तो देखिए उस परिवार की दोहा आप पर लगेगी, संस्थान पर लगेगी। ये प्रगति के लिए आवश्यक होता है।
इन चीजों के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम पब्लिक के सेंटिमेंट को कैसे जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम लोग इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान नहीं दे पाते। अक्सर हम देखते हैं, मुझे कई बार तमाम संस्थानों को फोन करना होता है कि भाई ये प्राइवेट एम्बुलेंस आकर के पेशेंट को क्यों शोषण कर रही हैं, ये जबरन प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जा रही हैं पेशेंट को, और हमें इस पे सख्ती करनी चाहिए। पेशेवर रक्तदाताओं के द्वारा मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम इस पे सख्ती कर सकते हैं। वॉलंटरी डोनेशन के लिए लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। सेवा पखवाड़ा का आयोजन है। सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम के दौरान शुरुआत ही रक्तदान शिविर से होना है और दोनों तीनों तिथियों पे कार्यक्रम होंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए उस समय हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें। ब्लड बैंक में उतनी व्यवस्था नहीं तो हम उनके ब्लड ग्रुप जांच करके अपने पास रखें और आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने में योगदान दें, जिससे पेशेवर रक्तदाताओं के द्वारा किए जाने वाले स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को हम रोक पाने में सफल हो जाएं। हमें उन सभी कार्यक्रमों को अपने यहां लागू करने की तैयारी करनी चाहिए जो छोटी दिखती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बाद में हमारे लिए एक समस्या खड़ी करती है, एक समस्या खड़ी करती है। आपने अभी देखा होगा नेपाल में क्या हो गया, यानी लोगों ने इग्नोर किया सोशल मीडिया। परिणाम क्या था, कैसी स्थिति हुई, विकास कैसे बाधित होता है, प्रगति कैसे बाधित होती है, कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। ये दृश्य कहीं और ना हो, उसके लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। जो जिस फील्ड में है, हर व्यक्ति को अपने अपने फील्ड में सतर्क रह करके पूरी सावधानी पूर्वक, पूरी संवेदना से युक्त होकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज के नए युग के अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा हर एक फील्ड में। आपने अभी तक रीनल ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की है, अन्य क्षेत्रों में भी आप कार्य करना चाहते हैं, आपने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ा देंगे। यहां की आवश्यकता भी है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा प्रयास होगा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान, सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष चिकित्सा शिविर लगेंगे, आरोग्य मेले लगेंगे। आरएमएल की टीम भी उसमें जाए, कुछ जगहों को लें और कुछ जगह जाकर के एकदम लोगों को एहसास होना चाहिए। दूसरा, लखनऊ में आप काम कर रहे हैं, आपने अपना जो हेल्थ सेंटर कम्युनिटी मेडिसिन का दिया है, रूरल हेल्थ सेंटर ट्रेनिंग सेंटर, वह भी केवल लखनऊ में दिया होगा। किसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में दीजिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक में दीजिए। भारत नेपाल बॉर्डर के किसी जनपद का चयन करके वहां की उन जनजातियों के बीच में थारू जनजाति रह रही है। तमाम ऐसी जातियां हैं जो घुमंतु हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती,
उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए वहां कार्य करना चाहिए। और आज ये तब हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब हमने मेडिकल कॉलेजेस, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेजेस की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को जब हम प्राप्त कर रहे हैं, अब आरएमएल की वह स्थिति हो, किसी एक मेडिकल कॉलेज को अपने साथ जोड़ें और जोड़ करके उसको बेहतरीन मार्गदर्शन करें, उसको गाइड करें। आरएमएल को अब यह कार्य करना चाहिए, अब इसे तय करना चाहिए। हां ठीक है, हम उसको से अपना सैटेलाइट सेंटर बना रहे हैं। यहां के सुपर स्पेशलिस्ट, यहां के स्पेशलिस्ट वहां पर जाएं। सप्ताह में 1 दिन चले गए, कोई 15 दिन में एक बार गया, कोई महीने में एक बार गया। आप जाएंगे, वहां एक नया कार्य संस्कृति विकसित होगी, लोगों को नए तरीके से कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, लोगों को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। आपने देखा होगा ना, जो स्वामी विवेकानंद जी अक्सर एक बात की चर्चा करते हैं, वे कहते हैं कि एक बार दुर्भाग्य से एक मेंढक समुद्र का था, वह कोई ज्वार आया होगा, उसी में समुद्र बाहर निकल गया। निकलते निकलते वो भूल गया, वो एक कुएं में जाके गिर गया। कुएं में जाके गिरता है तो कुएं के अंदर मेढक देखते हैं उसको कि वे तो कहीं बाहर का आया है, कहां से आया है। लोगों ने पूछा उन लोगों ने कि वे कहां से आए हैं। उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कितना बड़ा है? तो उसमें से कुएं के एक मेढक ने छलांग लगाई। कहा इतना बड़ा? कहा कि अरे इससे बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? उसने एक और छलांग लगाई। अब कुएं के अंदर कितनी कोई छलांग लगाएगा? तो उसने कहा उससे भी बड़ा है। तो उसके बाद वे सब उस पर झपट पड़े। कहा तो झूठ बोलता है, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है। हमें उन क्षेत्रों में जाना चाहिए जहां पे अभी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं का अभाव है। लोगों को पता लगना चाहिए कि हां हम भी कर सकते हैं और ये कार्य संभव है। वहां के स्पेशलिस्ट भी इसमें सहायक हो सकते हैं, वे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हों, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो हमारे वे संस्थान आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं उन क्षेत्रों में। अलग अलग वर्ष, एक वर्ष हमने सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज को लिया, एक वर्ष हमने अयोध्या के मेडिकल कॉलेज को ही ले लिया, अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज को ले लिया, या सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज को ले लिया, या नेपाल बॉर्डर में ही करना है तो बलरामपुर है, बहराइच है, गोंडा है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। इन सभी में किसी एक दो में जाकर के टीम जाकर के करिए। आप वहां जाएंगे, प्राकृतिक वातावरण भी देखने को मिलेगा, पिकनिक भी होगी और साथ साथ आपका एक बेहतरीन हेल्थ एक्सपोजर भी आपको देखने को मिलेगा। आपको उस क्षेत्र में अपने अनुभव होंगे, कार्य करने के नए अनुभव होंगे। आपके प्रति लोगों के मन में एक नया श्रद्धा का भाव पैदा होगा। बहुत उसमें नहीं खर्चा होता। और फिर क्या हम टेली कंसल्टेशन से फिर उनके साथ जुड़ सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं। एक बड़ी क्रांति आ जाएगी इसमें, क्योंकि जब आप यहां करेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस को फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ या सीएससी के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त होगी। वो भी मानसिक रूप से तैयार होंगे कि अगर आरएमएल आ सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, वह भी कर सकता है। ये यानी इतना अच्छा कार्य हो सकता है कि हॉस्पिटल के लोड को, जो भीड़ लगी हुई है, 5000 की ओपीडी आपकी है, अभी ये बढ़नी है, ये तो रूटीन का है। हमें प्रयास होना चाहिए कि ये कैप हो और उन क्षेत्रों में भी उस पेशेंट को सुविधा प्राप्त हो। क्यों बलिया का व्यक्ति यहां आएगा अगर बलिया में उसको सुविधा मिल जाए? क्यों देवरिया, कुशीनगर में जब मेडिकल कॉलेजेज हैं तो ये सुविधा वहां पर क्यों नहीं मिल सकती?
गोरखपुर में एम्स और मेडिकल कॉलेज है, वहां यह सुविधा क्यों नहीं मिल सकती? बस्ती सिद्धार्थ नगर में मेडिकल कॉलेज है, यह सुविधा वहां उनको क्यों नहीं मिल सकती? हमारे यहां सुपर स्पेशलिस्ट एमसीएच और डीएम करने वाले छात्र कैंप करें, एक एक सप्ताह रुके वहां पर, देखें वहां पर क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों को इन लोगों को फेस करना होता है और उसके लिए क्या समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। यह सब कार्य जब होगा तब हम विकसित भारत की एक सुदृढ़ नींव खड़ी कर पाएंगे और 2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब हर नागरिक के चेहरे पर आरोग्यता की गारंटी भी हम दे पाएंगे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से। इसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। यद्यपि पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप के कारण हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहां के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है, पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है, सुपर स्पेशलिटी में 3 गुना से अधिक सीट्स हम लोगों ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आज हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू भी है, डायलिसिस की सुविधा है हर जनपद में। अब सीटी स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं। ये सब सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक संजाल सा बिछा हुआ है, 2,500 से अधिक की संख्या में प्रदेश भर में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम भी तो उनको टेली कंसल्टेशन के साथ जोड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी हो चुकी है। क्यों सर्दी जुकाम और सामान्य वायरल फीवर का व्यक्ति इन बड़े संस्थानों में खड़ा होगा और टेली कंसल्टेशन की सुविधा लेना? वो सामान्य रूप से जिस व्यक्ति को फीवर है वह इस सुविधा का भी लाभ ले सकता है, या पीएससी सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से इन सुविधाओं का लाभ लेकर के अन्य पेशेंट की भी स्क्रीनिंग हो सकती है। यहां वो आए जो जरूरतमंद हो, कम भीड़ होगी, डॉक्टर ज्यादा उसके साथ ध्यान दे सकता है और हम बेहतरीन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा प्रयास इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो आपने 19 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और गत 5 वर्ष के अंदर जो आपकी उपलब्धियां हैं वे सराहनीय हैं। इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो कार्य हम करेंगे यही विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनने वाले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी आधारशिला बनेंगे। उस आधारशिला के लिए हम सब तैयार हो पाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं यहाँ के डायरेक्टर महोदय, यहाँ के फैकल्टी मेंबर से भी इस बारे में आग्रह करूंगा। जो एनुअल रिपोर्ट आपने दी है, एनुअल रिपोर्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। एक एक चीज को उसमें आपने तैयार किया, लेकिन इसकी हार्ड कॉपी बनाने की बजाय इसको डिजिटल फॉर्म में दीजिए, एक एक इवेंट को, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट को अपने अपनी केस स्टडी को भी प्रस्तुत करने और पेटेंट फाइल करने के लिए भी तैयारी करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एकदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर चीज को, हर पेशेंट आपके लिए एक नया अनुभव लेके आता है, एक नया अनुभव आपके लिए है, एक नया आपका केस स्टडी है। आप उस पर ट्रायल मत करिए, लेकिन केस स्टडी तो उस पर लिख सकते हैं, उन लक्षणों को लिख सकते हैं, उसकी पीएचडी को संभाल के रख सकते हैं, उसके जो यहां पर तमाम प्रकार की जांचें होंगी उनको भी अपने पास रखवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे कार्य, एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी वही आपके लिए तैयार कर देगी। और ये सभी चीजों डिजिटल फॉर्म में इसको तैयार करना,
महीने की अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, 15 दिन में या महीने में पतली पुस्तिका तैयार हो, विभाग से उसको उपलब्ध करवाइए। किस विभाग ने क्या काम किया है, कौन सा अच्छा काम हुआ है, इन सभी चीजों के लिए। क्योंकि ये पैसा का लेन देन तो ये सब सरकार का चलता ही रहेगा, सरकार पैसा देती रहेगी, आप अपने विकास कराएंगे। लेकिन हमने इस क्षेत्र में जिस उद्देश्य से पैसा दिया जा रहा है, उस फील्ड में हमने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल, क्या कुछ नया किया है, अगर हम कर पाएंगे तो ये वर्तमान के जो यहाँ यूजी पीजी के जो यहाँ के छात्र हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा और अन्य लोगों के लिए भी ये प्रेरणादायी होगा। इंटरनेशनल जर्नल में यहाँ के केस स्टडी जाने चाहिए, नेशनल जर्नल्स में जाने चाहिए, और फिर उसको हम और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो इसका लाभ संस्थान को आने वाले समय में प्राप्त होगा। नेशनल रैंकिंग में हम और बेहतरीन स्थान प्राप्त करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर 5म स्थापना दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को उनकी उपलब्धियों के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और आगामी योजनाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि संस्थान बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आरएमएल आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। वो संबोधित कर रहे थे, आप सुन पा रहे थे अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को। आरएमएल संस्थान की ढेर सारी उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई भी हैं, बताई भी हैं, साझा भी की हैं। काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आरएमएल का अहम योगदान है। काल की गति से 2 कदम आगे चलना ही हमारा काम है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। भारत ने विश्व को पहला सर्जन दिया। पहले अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं हुआ करते थे। जिलों में लोगों को इलाज मिल रहा है।